हेलो बच्चों, मैं मेराज पाठशाला कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 9 के केमिस्ट्री विषय के पहले चैप्टर यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ का अध्ययन करेंगे। ये पाठ पूरे विज्ञान और केमिस्ट्री के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से हमें बहुत सारी बेसिक बातों की समझ उत्पन्न होगी। साथ ही साथ आगे के चैप्टरों में इस चैप्टर की वजह से बहुत ही आसानियां महसूस होगी। तो हमें ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे हमारी साइंस की या केमिस्ट्री की जितने भी पाठ आने वाले हैं वो सारे के सारे आसान हो जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में हम बात करेंगे, जैसा कि इस टॉपिक का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि पदार्थ। सबसे पहले हम ये देखेंगे, हम समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ कोई भी चीज जो कोई स्थान घेरे, कोई भी चीज जो कोई स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। बिल्कुल सीधा डिफिनेशन, बिल्कुल सीधी बात। कोई भी चीज जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। अब सवाल ये आता है कि द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का आंतरिक गुण होता है। द्रव्यमान किसी भी चीज का आंतरिक गुण होता है जिसके कारण उस वस्तु में क्या होती है? भार होती है। द्रव्यमान किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण होता है जिसके कारण उस वस्तु में भार होती है। तो पदार्थ का डिफिनेशन ये बताया गया कि कोई भी चीज जो स्थान घेरे, कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे ये मार्कर, इसमें कुछ द्रव्यमान है यानी कुछ इसमें भार है, साथ ही ये कुछ स्थान घेरेगी। जैसे हमने इसको, अगर मैं इसको कहीं रख देता हूं, ये कुछ स्थान घेरेगी। जैसे आपके पास 2 कॉपी है, उस कॉपी को आप उठा के देखिए, उस कॉपी में कुछ द्रव्यमान होगा, वो कॉपी कुछ जगह घेरती होगी, तो वो क्या कहलाएगी? वो पदार्थ कहलाएगी। उसी तरह जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, ईंट हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें, जो भी चीजों को हम अपने आसपास देखते हैं वो सारी चीजें पदार्थ कहलाती है। आइए अब हम पदार्थ का स्वरूप की चर्चा करते हैं। जो भारत के दार्शनिक थे, उनका ये कहना था कि पदार्थ चाहे वो सजीव हो या वो निर्जीव हो, पदार्थ चाहे वो सजीव हो या वो निर्जीव हो, वो पंच तत्वों से मिलके बना है। वो पंच तत्वों से मिलके बना है यानी कि 5 तत्वों से मिलके बना है। और वो 5 तत्व कौन कौन सी हैं? तो कहते थे या तो वायु हो सकता है, या तो पृथ्वी हो सकता है, या तो अग्नि हो सकता है, या तो जल हो सकता है, या तो आकाश हो सकता है। इनका मानना ही यही था कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ चाहे वो सजीव हो या चाहे वो निर्जीव हो, इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। जो यूनान के दार्शनिक थे, उनका भी यही मानना था। जो यूनान के दार्शनिक थे, उनका भी यही मानना था कि कोई भी पदार्थ हो वो पंच तत्व से मिलके बने होते हैं। अक्सर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंच तत्व कौन कौन से हैं, या पंच तत्व से आप क्या समझते हैं। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि पंच तत्व कौन कौन से हैं, तो वहीं इन्हीं 5 तत्वों का नाम लिख देना है। या पंच तत्व से आप क्या समझते हैं, तो पंच तत्व वो सारे तत्व हैं जो प्रारंभ में प्राचीन काल के भारतीय दार्शनिक मानते थे कि उन्हीं तत्वों से पदार्थों का निर्माण हुआ है। पदार्थ के भौतिक स्वरूप की चर्चा करें। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं।
जो पदार्थ का निर्माण होता है वो लगातार नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे कण मिलकर, सूक्ष्म कण मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब इन कणों की कुछ विशेषताएं होती है, उस विशेषताओं को हम जानेंगे। पहली विशेषता ये है कि इन कणों के बीच अधिक स्थान होता है, इन कणों के बीच खाली जगह होती है। इस बात को हम इस तरह समझेंगे कि जब हम नहाने जाते हैं तो पूरी बाल्टी में डिटॉल का एक ढक्कन डिटॉल डालते हैं। कुछ देर के बाद हम ये देखते हैं कि वो एक ढक्कन डिटॉल पूरे बाल्टी में फैल जाता है, यानी कि वाटर यानी कि पानी का कण और डिटॉल का कण एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं, एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं। कब जाएंगे एक दूसरे के अंदर? वो तभी जाएंगे जब उनके बीच खाली। दूसरी विशेषता ये है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं, यानी कि जिन कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है वो कण हर समय गति करते रहते हैं। इस बात को हम ऐसे समझें कि हम घर के एक कोने में अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद हम ये देखते हैं कि उस अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि उस अगरबत्ती के जो कण थे वो वायु के द्वारा गति कर पूरे कमरे में फैल जाते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी विशेषता की। जो तीसरी विशेषता ये है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। इस बात को हम ऐसे समझेंगे कि जैसे ये एक मार्कर है, हमने इस मार्कर को पकड़ के दोनों तरफ से खींचना शुरू किया, तो इस मार्कर को बनाने वाले पदार्थ के कण मेरे खींचने के उल्टे दिशा में आकर्षण बल लगाकर इसको टूटने नहीं दे रहे हैं। अगर आकर्षण बल नहीं होता, अगर इन मार्कर के पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल नहीं होता तो मैं खींचता और ये टूट जाता, लेकिन इन कणों के बीच में आकर्षण बल है। इन्हीं आकर्षण बल के कारण, इसी आकर्षण बल के कारण जो मैं ये खींच रहा हूं तो ये टूट नहीं पाता है। इन्हीं तीन विशेषताओं के आधार पे पदार्थ को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। हम कह सकते हैं कि पदार्थ के तीन प्रकार होते हैं या पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। आइए जरा इस बात को हम समझें। कौन कौन? तो ठोस है, द्रव्य है और गैस है। आइए इस बात को समझा जाए। जैसे पहला विशेषता पदार्थ के कणों का ये था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो जिन पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होगा यानी न के बराबर, ये कह लीजिए नगण्य, उसको हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। जिन पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह बिल्कुल कम होगा या नहीं होगा उनको हम ठोस कहेंगे। जिनमें होगा लेकिन ठोस से ज्यादा, उसको हम द्रव्य कहेंगे। यानी कि द्रव जो होते हैं, द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है, और गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब हम दूसरे की बात करेंगे। दूसरी विशेषता थी कणों की गतिशीलता। ठोस के कण क्योंकि रिक्त स्थान कम है, जब रिक्त स्थान कम होगा, जब खाली जगह कम होगा तो गतिशील नहीं होंगे, क्योंकि खाली जगह बिल्कुल न के बराबर है। जब खाली जगह ही नहीं होगा तो गति कहां से करेंगे? इसमें खाली जगह होता है थोड़ा, तो इसमें क्या करेंगे? करेंगे यानी कि जो पदार्थ के कण होंगे वो क्या करेंगे? गति करेंगे ठोस से ज्यादा, ठीक है। इसी तरह इसमें बहुत ज्यादा करेंगे। बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि गैस के कणों के बीच बहुत ही ज्यादा रिक्त स्थान होता है। जब बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होगा तो वो कण गति भी बहुत ज्यादा करेंगे। अब हम तीसरे विशेषता के ऊपर आते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल। कणों के बीच आकर्षण बल देखिए, ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान चूंकि बहुत कम होता है, जब रिक्त स्थान कम होगा तो आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है लेकिन गैस से कम। आकर्षण बल होता है
लेकिन ठोस से कम, ठोस से कम होगा और द्रव से ज्यादा होगा, द्रव से ज्यादा। अगर हम द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल की बात करें तो बिल्कुल कम, बिल्कुल कम, बिल्कुल कम इसलिए क्योंकि गैस के जो कण होते हैं वो बिल्कुल दूर दूर होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान ज्यादा होता है। जब रिक्त स्थान ज्यादा होगा तो उनके बीच का आकर्षण बल कम लगेगा। अब हम बात करते हैं आकार के। आकार देखिए, ठोस के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। जब रिक्त स्थान बहुत कम होगा तो उनके कण गति नहीं करेंगे। जब गति नहीं करेंगे तो जो कण जहां है वही रहेगा, जो कण जहां है जब वही रहेगा तो आकार जो है वही रहेगा, यानी कि आकार क्या होगा, निश्चित होगा। वहीं अगर हम बात करें द्रव के रूप में तो देखिए, द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान ज्यादा होता है, रिक्त स्थान होता है। जब रिक्त स्थान होगा तो उनके कणों के बीच में मूवमेंट होगा, उनके कणों के बीच में गति होगा। जब उनके कणों के बीच में गति होगा तो कण एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। जब कण एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनका आकार निश्चित नहीं रह पाएगा, यानी कि अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। द्रव को हम जिस बर्तन में डालेंगे ये उसी बर्तन का आकार ले लेगा। जैसे हम बात करते हैं कि हम 1 लीटर पानी को अगर हम एक बोतल में डालेंगे तो वो बोतल का रूप ले लेगा, अगर उसको हम बाल्टी में डालेंगे तो वो बाल्टी का रूप ले लेगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस की बात करेंगे तो गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। अनिश्चित क्यों होता है, तो अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि गैस के कणों में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। जब रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होगा तो गैस के कण जो होंगे वो मूवमेंट ज्यादा करेंगे, गति ज्यादा करेंगे। जब गति ज्यादा करेंगे तो उनका आकार अनिश्चित रहेगा। ये भी अपने बर्तन का आकार, जैसे मान लेते हैं कि अगर मैंने बैलून में गैस को भरा तो वो बैलून का आकार का हो गया, अगर मैंने गैस को सिलेंडर में डाला तो वो सिलेंडर का आकार हो गया। अब हम बात करते हैं आयतन के, तो ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि अब हम द्रव का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कि अगर 1 लीटर पानी है तो उस 1 लीटर पानी को हम बोतल में डालेंगे तो भी 1 लीटर ही रहेगा, बाल्टी में डालेंगे तो भी 1 लीटर ही रहेगा, जग में डालेंगे तो भी क्या रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। तो द्रव का क्या हो गया आयतन, द्रव का आयतन निश्चित रहता है। अब हम बात करते हैं गैस के आयतन पे, तो गैस का आयतन अनिश्चित रहता है। इस बात को जरा समझा जाए, क्यों गैस का आयतन अनिश्चित रहता है। मान लेते हैं कि गैस है, उस गैस को मैंने बलून में डाला तो वो जितना बलून का आयतन होगा, जितना बलून का आयतन होगा फिलहाल वो उस गैस का आयतन, सही बात। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस बलून से उतना ही गैस निकाल के उसको मैंने एक बड़ा वाला सिलेंडर में डाल दिया, तो अब उस गैस का आयतन पूरे सिलेंडर के आयतन के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान ज्यादा होता है। जब रिक्त स्थान ज्यादा होगा तो मूवमेंट भी ज्यादा होगा, जब मूवमेंट ज्यादा होगा तो वो गैस के कण मूव करके पूरे सिलेंडर में फैल जाएंगे, इसलिए उनका क्या होता है, आयतन अनिश्चित होता है। अब हम बात करेंगे अगर हम संपीड्यता यानी कि दबने का गुण। संपीड्यता का मतलब क्या हुआ, दबने का गुण, यानी कौन दबाने पे दब जाए। तो हम जानते हैं कि ठोस को दबाने पे दबेगा, बिल्कुल नहीं दबेगा। तो ठोस में क्या होता है, संपीड्यता का गुण नहीं होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, ये क्या है, ये बोर्ड ठोस है, दबा रहे हैं हम, नहीं दब रहा है, तो यानी कि ठोस में संपीड्यता का गुण नहीं होता है, द्रव्य में होता है, द्रव्य में होता है। जैसे हम बात करते हैं, कोई लिक्विड लेते हैं, जैसे हमने पानी लिया, पानी को जब आप दबाइएगा तो फैलेगा, दबने का गुण होता है। उसी तरह अगर हम बात करें गैस में, तो गैस में बहुत ज्यादा होता है, गैस में बहुत ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे तरलता यानी कि बहने का गुण, तरलता। हम जानते हैं कि ठोस में बहने का गुण नहीं होता है, ठोस में तरलता का गुण नहीं होता है, द्रव में तरलता का गुण होता है, गैस में भी बहने का गुण होता है। तो ये था ठोस, द्रव और गैस
के बारे में। अगर इस पे अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस के बीच में अंतर स्पष्ट करें, ठोस का गुण लिखें। तो ठोस का अगर गुण लिखने के लिए बोला जाए तो हम ये लिखेंगे कि ठोस के कणों के बीच में अंतर आणविक स्थान कम होता है, उनके कणों के बीच में गतिशीलता नहीं होती है, उनके कणों के बीच आकर्षण बल नहीं लगता है, ठोस का आकार निश्चित, आयतन निश्चित होता है, उनमें संपीड़ितता का गुण नहीं होता है, तरलता का गुण नहीं होता है। तो यही बात अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक शब्द होता है तापमान। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि तापमान क्या होता है। तो तापमान किसी भी वस्तु का एक गुण होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी, आंतरिक गुण होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो वस्तु गर्म है या ठंडी। यह एक भौतिक राशि है। तापमान एक क्या है? भौतिक राशि है। भौतिक राशि हम जानते हैं कि भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, अदिश राशि वो होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो तापमान एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि में कौन सी? तो भौतिक राशि में कौन सी राशि? अदिश राशि। अदिश राशि। जब ये राशि है तो इसको मापा भी जाता होगा, यानी कि इसका मात्रक भी होता होगा। तो इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है केल्विन। एसआई मात्रक, यानी कि तापमान को हम किस में मेजर करते हैं? तापमान को हम किस में नापते हैं, किस में मापते हैं? तो तापमान को हम मापते हैं केल्विन में। इसके अलावा भी और दो मात्रक होते हैं, एक होता है सेल्सियस और एक होता है फ़ारेनहाइट। नवीं कक्षा के लेवल पर इसके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग केल्विन और सेल्सियस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि तापमान को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने ये कहा कि कोई वस्तु ए है और एक वस्तु क्या है? बी है। ए का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और बी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हमने ये कहा कि ए का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और बी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। आपसे सवाल ये है कि कौन वस्तु, ए या बी, कौन वस्तु ज्यादा गर्म होगा? तो देखिए, इस तरह के सवाल को हम ऐसे समझेंगे कि जिसका तापमान ज्यादा होगा वो ज्यादा गर्म होगा, जिसका तापमान कम होगा वो ठंडा होगा। तो हम ये देखते हैं कि ए और बी में बी का तापमान ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? बी ज्यादा गर्म है। बी ज्यादा गर्म है किससे? ए से। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जिसका तापमान ज्यादा होगा, जिसका तापमान ज्यादा होगा वो ज्यादा गर्म होगा, वो ज्यादा गर्म होगा। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे किसी ने कहा इस महीने की 5वीं तारीख को तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था और इस महीने की 7वीं तारीख को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। तो उसने ये पूछा कि किस दिन अधिक गर्मी पड़ी। तो जैसा मैंने बताया अभी कि अगर तापमान ज्यादा हो, जिसका तापमान ज्यादा होगा वो ज्यादा गर्म होगा, जिसका तापमान कम होगा वो ठंडा होगा। तो 7वीं तारीख को हम ये देख रहे हैं कि तापमान ज्यादा है, यानी कि इस महीने की 7वीं तारीख को गर्मी ज्यादा पड़ी है 5वीं तारीख से। हमने तापमान के दो मात्रकों के बारे में चर्चा की, एक केल्विन और दूसरा सेल्सियस। केल्विन को हम के से दिखाते हैं और सेल्सियस को हम डिग्री सी से डिनोट करते हैं, डिग्री सी से चिन्हित करते हैं। आइए इस बात को समझा जाएगा दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या एक रूपता है, दोनों में क्या संबंध है। तो देखिए, डिग्री सेल्सियस अगर मैं कहता है 0 डिग्री सेल्सियस तो इसका मतलब यह है
273.15 केल्विन। इस 273.15 केल्विन को हम 273 केल्विन भी लिख सकते हैं, लिखा जाता है। अगर किसी ने ये कहा कि 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, यानी कि अगर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में वो तापमान कितना होगा, तो कुछ नहीं, हम जानते हैं कि 0 बराबर 273 केल्विन होता है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 273 प्लस 5 यानी कि 278 केल्विन। इसी तरह किसी ने ये कहा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें 273 जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, 273 केल्विन में क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा मेरा 293 केल्विन। कुछ नहीं करना है, 0 बराबर क्या होता है, 273 केल्विन। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 274 हो जाएगा। 2 बराबर कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 273 में 5 जोड़ देंगे। 20 में कितना हो जाएगा, तो 273 में क्या करेंगे, हम 20 जोड़ देंगे। उसी तरह अगर किसी ने पूछा कि 100 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को अगर हम केल्विन में बदले तो कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 273 में 100 को क्या कर देना है, जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 373। यानी कि क्या हम इसका फॉर्मूला ये लिख सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस x केल्विन। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस 500 में से 273 क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, जो मेरा आंसर आएगा वो सेल्सियस में हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 227 डिग्री सेल्सियस। तो अब ऐसा अगर हमको क्वेश्चन मिलेगा कि केल्विन को सेल्सियस में बदलिए या सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो हम आसानी से कर सकते हैं।